तो फिर दोबारा, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है ये -π/2 से π/2 तक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस tan की वजह से ये π/2 रिजेक्ट हो जाएगा, -π/2 रिजेक्ट हो जाएगा, π/2 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसका डोमेन क्या लिखें, फिर वापस डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू, तो -π/2 से π/2 डोमेन नहीं है, डोमेन तो वो होगा कि हम x का वैल्यू क्या रख सकते हैं। अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, -1 से 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक रख सकते हैं बस। उसमें भी -1 और 1 पे, -1 पे -π/2 आएगा, 1 पे π/2 आएगा। तो -1 और 1 भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं, क्योंकि अगर 1 रखोगे यहाँ पे तो साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, tan π/2 अनडिफाइंड हो गया, तो 1 इज नॉट अलाउड। ऐसे -1 रखा तो साइन इनवर्स -1, यहाँ पे -π/2 आ जाएगा, एंड tan -π/2 फिर अनडिफाइंड हो गया, तो -1 भी इज नॉट अलाउड। -1 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज अलाउड हैं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में अगर कुछ भी रखोगे तो जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में आएगा। -π/2 और π/2 के बीच में कोई भी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं आ सकता, तो ये वाला tan हर जगह डिफाइन रहेगा। तो जो भी अभी तक हमने बोला है अगर वो समझ में आया तो इस वाले केस में डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी -1 to 1 बट ओपन हो जाएगा ऐसे करके। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, अगर हम बोले कि अंदर से बाहर की तरफ नहीं आ रहा, जैसे हम यूजुअल करते हैं वैसे ही करना है, तो वैसे कर लिया, tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इस tan की वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो भी अंदर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, दैट शुड नॉट बी 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। उसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ऐसे नहीं होना चाहिए। 2n+1 π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो इन्फानेट होते हैं, -5 π/2, -3 π/2, -π/2, फिर π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, इस तरह की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, रेंज वो तो ये होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो इसके अलावा तो बाकी वैल्यूज ये हो गया, और इसके आगे आगे ये हो गया, ये तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या पता लगा कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ±π/2 नहीं होना चाहिए। ये हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन बता रहे हैं, ऑल्टरनेट तरीका बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ±π/2 नहीं होना चाहिए। अगर ±π/2 नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू ±1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आर में से ±1 घटा दें। जब हमने बोला कि साइन इनवर्स एक्स अगर इन्वॉल्व है तो ये खुद तो डिफाइन होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ सकता है, तो इसलिए जो फाइनली डोमेन हो गया -1 से 1 के बीच में, एंड +-1 नहीं होना चाहिए, तो -1 से 1 ओपन ऐसे हो गया, ये डोमेन हो गया, ठीक है। तो ऐसा करने से हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ, तो एक बार फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट -1। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज log fractional part and twice of fractional part -1, ठीक है। इफ यू कैन रिकॉल, log a to the base b, इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और b 1 नहीं होना चाहिए, ये होता है एंड। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन 1, पहला कंडीशन आ जाएगा कि जो भी आर्ग्यूमेंट में लिखा है -1 वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है।
तीसरा हो जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। सही है, ये सॉल्व करना है बस हमें, इन तीनों को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो फिर वापस ये इनइक्वालिटीज है, तो डोमेन में तो हमने बोला था कि डोमेन का क्वेश्चन इज इसेंशियली या मोस्ट प्रोबेबली इनइक्वालिटी क्वेश्चन होता है, सॉल्व कर लो इसे बस। फ्रैक्शनल पार्ट तो हमें पता है 1 तो हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शनल पार्ट तो केवल 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमें पता है नॉन नेगेटिव होता है, तो इसने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ही होता है, प्लस कुछ पॉइंट पे 0 और होता है। तो बस इसने क्या बोला सेकंड कंडीशन ने कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होता कब है, जब एक्स इंटीजर होता है, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट पे आ गए। जैसे अब इस पहले पार्ट ने क्या बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, अच्छा हम करेंगे क्या कि इन तीनों को सॉल्व किया और उसका इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब हमने बोला कि इसको क्रॉस जो किया है उसका मतलब ये नहीं कि गलत है, इसका ये मतलब नहीं है गलत है, ये तो हमने बोला कि ये तो हमेशा ही सही है, हमेशा सही है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने इसलिए कट किया। तो इसका सोल्यूशन तो बेसिकली x बिलोंग्स टू r है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 1 हो ही नहीं सकता, तो इसका सोल्यूशन x बिलोंग्स टू r हो गया। सेकंड जो कंडीशन है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसने क्या बोला कि बस इंटीजर हटा दो तो अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट ने क्या बोला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन हाफ। अच्छा लॉजिकली अगर समझना चाहो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहला कंडीशन देखो और दूसरा कंडीशन देखो। पहले कंडीशन ने क्या बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ से बड़ा होना चाहिए, दूसरे कंडीशन ने क्या बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बोला है कि हाफ से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोला है 0 से बड़ा होना चाहिए, और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कौन सा कंडीशन हम लें कि वो सफिशियंट हो जाए। एक बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरे बोला हाफ से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में हाफ से बड़ा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये वाला कंडीशन लेना सफिशियंट है, काफ़ी है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो गया, तो 0 से बड़ा वाला चीज बड़ा है, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हाफ से बड़ा है तो 0 से बड़ा भी। उसका मतलब कि पहले दो कंडीशन में अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते तो केवल पहला ही कंडीशन सॉल्व करना सफिशियंट है, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा हमें देखना पड़ेगा, तीसरा तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे ने बोला 1 नहीं होना चाहिए, पहले ने बोला हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो हाफ से बड़ा तो 1 भी हो सकता है। तो जो पहले का सोल्यूशन आएगा उसमें से हमें वो वाली चीजें निकालनी पड़ेंगी जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो रहा होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली। अब वो 1 नहीं हो सकता, ये अलग बात है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हाफ से बड़ा है, इसे कैसे सॉल्व करें, अगर समझ में आता है तो फिर वही शुरू हो गए ग्राफ बनाना, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू हाफ। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, x एक्सेस y एक्सेस, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, 0 होता है, ये 1 होता है, फिर ये तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हो गया, फिर राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो क्या है, y इज इक्वल टू हाफ। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ ये बन गया y इज इक्वल टू हाफ। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ y इज इक्वल टू हाफ के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। तो अगर वो देखोगे तो ये पोर्शन आ गया, फिर ये पोर्शन आ गया, फिर ये पोर्शन आ गया, फिर ये पोर्शन आ गया एंड सो ऑन, ऐसे करके इनफाइनाइट इंटरवल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हम पहले बोल चुके हैं कि जो ओरिजिन से ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स होगा। तो अगर इस पॉइंट के लिए y हाफ है तो इस पॉइंट के लिए x भी हाफ है, ये 1 है, ये 2 है। तो फाइनली सोल्यूशन क्या होगा इस इनइक्वालिटी का, जहां जहां पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हाफ के ग्राफ से ऊपर होगा, उन सब ग्राफ के पार्ट्स के लिए x वाला इंटरवल लिख दिया, वही आंसर हो गया। ठीक है, ये -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन। तो इतने सारे इंटरवल लिख तो सकते नहीं है, तो रिकॉल करो हमने पहले कुछ ऐसे बोला था इसी फंक्शन चैप्टर में कि अगर हमें
अगर हमें सोल्यूशन रेपिटेटिव मिल रहा है, मतलब एक जैसा सोल्यूशन बार बार मिल रहा है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखते हैं, फिर उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ दिया जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन ये वाला ले लिया, ठीक है, हाफ से लेके 1 तक ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन ले लिया। अच्छा, 1 सोल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ओपन है, और हाफ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लेंगे। तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा, हाफ ओपन से 1 ओपन तक। तो अगर हम इसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलें तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू हाफ से 1 ओपन। अगर जनरल सोल्यूशन लिखें तो इसमें पीरियड कितना है, 1, तो 1 इंटू इंटीग्रल, तो 1 इंटू सॉरी इसको जोड़ दिया। तो अगर हम जनरल सोल्यूशन बोलें तो x बिलोंग्स टू n इंटू 1, मतलब n जोड़ दिया, n प्लस हाफ से n प्लस 1 तक। ये सोल्यूशन हो गया। फिर एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, x बिलोंग्स टू r। तो अगर कोई कंडीशन हमेशा ही सही हो तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लो, जिसके साथ इंटरसेक्शन लिया आंसर हमेशा ही वही आता है, तो फिर ये लेने का जरूरत नहीं है। अगर x बिलोंग्स टू r है, किसी भी, जैसे अगर हमारे पास 4-5 कंडीशन है, अगर उसमें से एक कंडीशन x बिलोंग्स टू r है तो उसे छोड़ दो, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इंटरसेक्शन लेने पे। अगर एक कंडीशन x बिलोंग्स टू 5 है तो फिर हमें बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आंसर तो 5 आएगा। यहाँ पे वो नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर किसी जगह पे सोल्यूशन x इज इक्वल टू 5 आ जाए किसी कंडीशन का, तो बाकी कंडीशन हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर 5 आएगा। अगर नंबर ऑफ कंडीशन दे रखा है, उसमें से एक कंडीशन का सोल्यूशन x बिलोंग्स टू r है, तो फिर उस कंडीशन को छोड़ दो, बाकी सॉल्व कर लिया, जो बाकी से आंसर आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, तीसरे का आंसर बिकॉज r है इसलिए इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, छोड़ दिया इसको। पहले और दूसरे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पहले और दूसरे में पहला सॉल्व करना सफिशिएंट है, क्योंकि अगर पहला सही है तो दूसरा अपने आप सही है। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हाफ से बड़ा है तो वो 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो जो ये आंसर आया है वो बेसिकली वही डोमेन आया है, क्योंकि ये पहले पार्ट का आंसर है। तो इस वाले केस में डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n प्लस हाफ से लेके n प्लस 1। ठीक है, और ये हमने लिखना बताया था पहले कि यहाँ पे यूनियन का साइन बनाओ, n बिलोंग्स टू i लिख दिया, ये आंसर होगा। ठीक है।